हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जल्दी ही चल रही होगी। और देखिए, यूपी रेडियो ऑपरेटर के भी शायद टेंडर जो है पास हो चुके हैं और उसका एग्ज़ाम भी आपका जल्दी ही होने वाला है, और उसके लिए भी आप उसमें भी हिंदी आना है, तो वे भी इसकी क्लास कर सकते हैं। तो हिंदी तो आपकी दोनों में आना है भाई, यूपीएसआई हो या यूपी कांस्टेबल है या यूपी रेडियो ऑपरेटर होगा, ठीक ठीक। तो आप अच्छे से तैयार करिए। आपका देखिए यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह या 1.5 माह के बाद, ठीक है। तो अब आप तैयारी कर दीजिए, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निर्देश करने की प्रश्न संख्या 39 से निम्नलिखित शब्द को विलोम शब्द आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या जो है आपका 39 में आपको विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए, कह रहे हैं कि अक्षत, अक्षत का आपको विलोम बताना है। अक्षत मतलब जैसे समूचा, समूचा या बिना टूटा हुआ, बिना टूटा हुआ, ठीक है। चलिए अब बताइए भाई इसका विलोम कौन हो जाएगा। कह रहे हैं क्षति होगा, चावल होगा, देखिए थोड़ा से नहीं सही दिख रहा है, ठीक। कह रहे कि पूर्ण होगा या विक्षत होगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? अक्षत का विलोम क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्षत। विक्षत मतलब जैसे घायल हुआ या जख्मी भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, अक्षत का विलोम विक्षत हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, कहें कि उबारना या उभारना के अर्थ का सही विकल्प आपको बताना है। तो कहने का मतलब आपको उबारना के लिए अलग, उबारना और उभारना का आपको अर्थ इसमें बताना है। कह रहे हैं कि बचाना या उकसाना, बी नंबर ऑप्शन है उचित, उचित या ऊपर का कहा गया, अक्खड़ या तैयार या उकसाना या अक्खड़, बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। देखिए उबारना, उबारना मतलब बचाना, ठीक है, और उभारना मतलब उकसाना या बढ़ाना, ठीक। तो इस प्रकार आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, पुल्लिंग शब्द आपको इसमें बताना है, बताइए भी। कहें कि ज्येष्ठ, आषाढ़, बुधवार या ये सभी, बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ज्येष्ठ, आषाढ़ और बुधवार जो है ये सभी क्या हैं? आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, ठीक है। पुल्लिंग आप जानते हैं जो पुरुष जाति को बतलाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें आपका तीनों क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। देखिए महीना, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है भाई। तो आप याद रखिएगा, अगर कहीं महीनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए अगला देखते हैं भाई। अगला ये कह रहे हैं कि निर्देश कह रहे हैं कि 42 संख्या को आपको प्रश्न संख्या बताना है। निम्न वाक्यों में से सही वाक्य आपको चुनना है। चलिए सही वाक्य बताइए। कह रहे हैं कि अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अगला बी नंबर, अंकुर 7वें कक्षा में, देखिए 7वें कह दिए, गलत हो गया। अंकुर 7वें में पढ़ता है, ये भी आपका गलत है। अगला है अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार 42 नंबर का ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। आइए भी अगला देखते हैं। अगला करें, दर्शन शब्द का उचित बहुवचन बताइए। बताइए भाई, दर्शन शब्द का उचित बहुवचन आपको यहाँ बतलाना है। कौन सा है? कहने कि दर्शनों होगा, दर्शनगण होगा, या दर्शन होगा, या दर्शनाएं होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बताइए तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्शन का दर्शन ही बहुवचन होता है, ठीक है। आइए आपको हम बतलाते हैं कुछ जो आपके प्रश्न आता है। कुछ शब्द जैसे सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। बहुवचन में देखिए जैसे प्राण, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू,
आंसू, होश, होश, बाल, देखिए कभी बालें नहीं करते, ठीक है, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। देखिए यही क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द घुमा के आपसे पूछाता है कि इसमें बताइए भाई कभी भी इनको बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये सदैव बहुवचन में ही रहते हैं, इनमें आप बहुवचन लगा के अलग से वर्ण जोड़कर नहीं बना सकते, ठीक है। तो प्राण, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर ये आपके बहुवचन आते हैं, ठीक। आइए देखते हैं एक वचन के कुछ होते हैं, चलिए आइए देखते हैं एक वचन। देखिए कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, किसमें, एक वचन वाले, ठीक है, एक वचन वाले, ठीक है। देखिए जैसे माल हो गया भाई, जनता हो गया, सामान हो गया, सामान हो गया, सामग्री, सामग्री आप जानते हैं, और सोना, ठीक है, ये आप इनका बहुवचन नहीं बना सकते हैं, ठीक, ये हमेशा आपको एक ही वचन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। बताइए भाई, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है, बताइए। करें कि कर्ता कारक। देखिए यहाँ ने आ गया तो ये मत ध्यान देना कि भैया कर्ता कारक फट से लगा देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। देखिए जिसके किसी के द्वारा, किसके द्वारा, बंदूक से मारा गया, तो ये कौन सा कारक हो जाता है, करण कारक हो जाता है। क्या भाई, करण कारक हो जाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही होगा, कर्ता कारक नहीं होगा, ठीक है, कर्ता कारक नहीं होगा, ध्यान दीजिए। देखिए बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख यहाँ पर किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, करण कारक है। करण कारक के चिन्ह आप जानते हैं, से, के, द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करण कारक हो गया है। तो आपको करण चिन्ह आपको हर बार हम बताते हैं। कर्ता कारक के चिन्ह आप जानते हैं, इसको हटाते हैं तो कर्ता कारक आप चिन्ह चाहते हैं, ने होता है, ठीक है, और कर्म का जानते हैं आप, को होता है, ठीक है, और करण का से, के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। संप्रदान का भाई को, के लिए, को के लिए, और अपादान का आप जानते हैं, से, जिससे लगा हो। संबंध का भाई का, की, के होता है, ठीक। अधिकरण का आप जानते हैं, में, पर होता है, ठीक है, में पर होता है, और संबोधन का हे अरे होता है। तो आप बार बार हम कराएंगे आपको 100%, आप ऐसे रिवाइज करते रहिए, आपको तैयार हो जाएगा और हम करा के ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो जहाँ पे आपको परिभाषा बताना होगा हम परिभाषा बताएंगे, जहाँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है वहाँ आपको हम बतलाएंगे, ठीक। तो भाई आप जानते हैं कारक तो आना ही आना है, तो आप उनको बढ़िया से रट के जाइए, आपके क्वेश्चन ही गलत ना हो, ठीक। तो यहाँ आपका यह ध्यान रखना, कभी भी ने आ गया तो यहाँ देखिए बंदूक से मार रहे हैं, जिसके जहाँ से किसी के द्वारा जो कार्य किया जाता है भाई वहाँ करण कारक होता है, ठीक। बंदूक से मारा जा रहा है, ठीक है, बंदूक से काम किया जा रहा है, तो आपको इसलिए यहाँ करण कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए भाई अगला कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है, मतलब कई शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है उसको आपको चुनना। कह रहे हैं कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, कह रहे हैं अंतेवासी कहलाता है, अंतापुर होता है, वटुक कहता है, या ब्रह्मचारी कहते हैं। बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अंतेवासी जो है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं। बताइए भाई रस के कुल कितने अंग माने जाते हैं, तो बताइए। कह रहे कि 3, 4, 5 या 6, बताइए तो कितने माने जाते हैं भाई। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। रस के कितने अंग है भाई, 4 अंग है, ठीक है, 4 अंग है। तो कौन कौन से हैं ये भी आप याद रखिए। पहला है आपका अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव, ठीक है। दूसरा है आपका विभाव, तीसरा है आपका भाई अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव, ठीक है। क्या भाई, संचारी भाव, ठीक। अब और आप जानते हैं रसों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है, 9 है। और अस्थाई भाव की संख्या आप पूछे तो आपको 9 ही बताना है, ठीक है।
चलिए तो आगे चले। तो आपका 4 जो हैं अंग माने जाते हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। चलिए अगला देखते हैं। करें छंद के संगठक तत्वों की संख्या है। कह रहे हैं कि भाई छंद के संगठक तत्वों की संख्या करेगी 4, 5, 6 या 8। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। 8 होता है। कितना? 8 होता है। देखिए जैसे पहला है आपका चरण, सेकंड नंबर है वर्ण, थर्ड नंबर है मात्रा, चौथा नंबर भाई क्रम, पांचवा नंबर है यति, छठा नंबर है गति, सातवां नंबर है तुक, और आखिरी नंबर कौन है भाई? 8वां नंबर है गण। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कुल 8 संगठक तत्व हो जाते हैं छंद के। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। आइए आप देखिए तत्सम। अंगीठी आपका तद्भव है, इसका आपको तत्सम बतलाना है। चलिए बतलाइए कौन सा सही हो जाएगा? सही बताइए। तो आपका अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्निष्ठिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए भाई अगला तीसरा नंबर था यह 59। देखिए कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा गागरी में प्रयुक्त अलंकार है। बताइए इसमें आपको अलंकार बतलाना है, कौन सा सही हो जाएगा? देखिए यहाँ जो है अंबर जो है पनघट, तारा घट और ऊषा गागरी में उपमेय उपमान एक हो गए हैं। ठीक है, उपमेय और उपमान एक हो गए हैं, तो ऐसा अलंकार कौन सा होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम, देखिए नहीं वाला आपको बताना है। देखिए आंख, नयन, ने, दृग, तो आपको तत्सम नहीं है। देखिए नहीं लिखा है, तो आंख जो है आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका ये तद्भव है। आंख क्या है? तद्भव है, तो ये तत्सम नहीं है, तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है करें कि कविता कौमुदी भाग 2 करें कि के रचनाकार हैं। तो कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो आपको यहाँ बताना है। करें कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, शिव सिंह सिंगर है, या रामचंद्र शुक्ल है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी है। ठीक है, कविता कौमुदी के लेखक जो है ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है करें कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? करें कि टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक, लंबा। बताइए इसमें आपको विशेषण आप जानते हैं 4 प्रकार का होता है, तो बताइए इसमें कौन सा आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, प्रत्येक जो है आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला है कह रहे कि मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप जानते हैं सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, आई बी फर्स्ट पर्सन में आ जाता है, यू सेकंड पर्सन में, ही सी इट दे आपका थर्ड पर्सन में आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी आपको यहाँ बतलाना है कि मुझे, तो आपका कौन सा पर्सन आएगा। ठीक, तो आपको पुरुषवाचक में आपके सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, मुझे में आपका उत्तम पुरुष है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है करें कि अध्यापक ने लड़के को पीटा, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? करें कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। बताइए। तो देखिए सकर्मक क्रिया वो कहती है जिसमें आपका कर्म भी आए। अकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें केवल कर्ता और क्रिया हो। ठीक है, और सकर्मक क्रिया में कर्ता भी आए, कर्म भी आए और क्रिया भी आए। ठीक है, और द्विकर्मक क्रिया आप जानते हैं जिसमें 2 कर्म हो। तो यहाँ तो 2 कर्म नहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखिए आपका सकर्मक क्रिया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर
ए नंबर हो जाएगा। देखिए आपका लड़के, तो लड़के आपका क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। पीटा क्रिया हो गई। अध्यापक भी तीनों आ गया, तो जिसमें तीनों आता है वो सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। या जिसमें कर्म भी होता है, कर्म आता है उसमें सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो आपका सकर्मक क्रिया में कर्ता भी आएगा, कर्म भी आएगा, क्रिया भी आएगा, ठीक है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि अभ्यस्त का पर्यायवाची है। अभ्यस्त का पर्यायवाची कह रहे हैं कि परिश्रमी है, तेजस्वी है, आदि है या मेधावी है। बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, आदि। तो अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होता है, करेंगे आदि हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है चलिए, कह रहे कि अगला है वह पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा काल है। काल आप जानते हैं भाई 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ठीक। तो देखिए वह पढ़ रहा है मतलब क्या है, अभी पढ़ रहा है भाई, कैसा काल, ये वर्तमान काल है, ठीक। वर्तमान काल है तो वर्तमान काल के भी आपको भाग वाला बताना है। कहें कि सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है या सामान्य भविष्यत है। बताइए भाई तो क्या है सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। क्यों भी अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है वह पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है आपका कैसा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सीता से हंसा नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य का है, किस वाच्य का है। बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए वाच्य आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार का होता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। तो चलिए बताइए, तो सीता से हंसा नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, तो किस में आता है, तो उसमें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, वह भाववाच्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कहने कि संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको यहाँ उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग आप जानते हैं किसी मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक है। बताइए सा है, सम है, सु है, सत है, तो कौन सा हो जाएगा। संवाद में आपका सम उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कहने की जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जागृत में आपको प्रत्यय बताना है, प्रत्यय आपके मूल शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, करें ई है, ती है, इति है या इत, इत, तो इति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जागृत में इत प्रत्यय है। आइए देखते हैं आप बीती शब्द में कौन सा समास है। आप बीती में कौन सा समास है। तो देखिए आप बीती का समास विग्रह करेंगे तो आप पर बीती, आप पर बीती, बीती, ठीक है, आप पर बीती। देखिए ना ही इसमें आपको विशेषण देख रहा है, तो विशेषण होता तो कर्मधारित समास हो जाता, ठीक। अगर दोनों पद यहाँ प्रधान भी नहीं दिख रहे हैं तो भैया दोनों समास नहीं होगा। आपको यहाँ ना ही नंबर कोई दिख रहा है तो द्विगु नहीं होगा, जैसे नवरत्न चौराहा ना, कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ कोई आपका उपसर्ग भी नहीं लगा तो यहाँ व्ययभाव भी नहीं होगा, तो आप एक ही तो बच्चा कौन हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तो आप पर बीती क्या हो जाएगा भाई, तत्पुरुष। तो ऐसे भी आप पहचानेंगे, परिभाषाएं जानते हैं उनके कुछ जो ट्रिक है, नंबर आए तो द्विगु हो जाएगा, दोनों पद होगा द्वंद्व हो जाएगा, अव्यय कहीं लगा होगा पहले समझ जाएंगे तो अव्यय भाव हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप तत्पुरुष पर। कर्मधारय आप जानते हैं पकड़ लेंगे कैसे, पहला पद विशेषण होगा, अंतिम पद संज्ञा होगा, या दोनों, या अंतिम पद विशेषण हो सकता है या पहला पद संज्ञा हो सकता है, ठीक है। और बहुब्री में आप जानते हैं किसी तीसरे ओर की, दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरी ओर के ओर संकेत करते हैं, तो ऐसे आप पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है भाई, आइए अगला देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है ये आपको बताना है। कह रहे हैं ब्रज रत्न दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य चतुर्सेन है या गणेश प्रसाद द्विवेदी हैं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य चतुर्सेन जो है इसके लेखक है, ठीक है। यह जो है 1946 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास यहाँ पूरा है, तो पुस्तक के लेखक जो है आचार्य चतुर्सेन है। अगला है देखिए संधि आ गई, कह रहे कि निर्जन का संधि विच्छेद बताना है। कह रहे कि नी प्लस रजन, निर प्लस जन, नी प्लस जन या नी प्लस जन, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नी प्लस जन में आपका कौन सी संधि है भाई, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। तो आपकी संधियाँ 3 प्रकार की हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के भी 5 भेद,
ठीक है। चलिए अगला है, कह रहे कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। बताइए भाई, अंधे की लकड़ी मुहावरे का, कह रहे बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना या किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। बताइए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, एकमात्र सहारा होता है। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक पंथ दो काज, कहावत का अर्थ है भैया, एक पंथ दो काज का कहावत है। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक साथ दो काम होना। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु है, श्याम बिहारी मित्र, सुखदेव या बिहारी मित्र। तो बताइए भाई नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्याम बिहारी मित्र। और कौन है? सुखदेव बिहारी मिश्र जो है ये नवरत्न पुस्तक के लेखक है। ठीक है। यह जब प्रकाशित हुई थी 1910 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहने कि गुजराती साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए भी, गुजराती साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को वर्ष 2015 में इनको क्या 2015 में इनको सम्मानित किया गया था। बताइए तो किससे? तो व्यास सम्मान से, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अगला है, करें निम्नलिखित में कौन सा शब्द पय शब्द का अनेकार्थक नहीं है? बताइए कौन सा? करें कि जल, दूध, तालाब या अन्न। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए जल, दूध, अन्न और पय का अनेकार्थक का देखिए नहीं वाला पूछा है, तो ये तालाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी जो है पय शब्द का अनेकार्थक नहीं, मतलब तालाब। अगला है, अकाल में सारस रचना के, देखिए अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। तो अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को किससे पुरस्कार किया था? पुरस्कृत? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था 2013 में। ठीक है, 2013 में। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहने की छ, त्र, ज्ञ, स्र किस प्रकार के व्यंजन है? कहने की ऊष्र व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अनुनासिक व्यंजन है। तो कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन है। ये आपसे पूछता है कि किससे मिलकर बने हुए। देखिए जो छ है ये किससे मिलकर बना होता है भाई? का आधा का प्लस सा से। ठीक है, इसको भी आपसे पूछता है। तो ये भी आप त्रा किससे मिलकर बना है? ता हलंत प्लस रा से। ठीक है। और ज्ञा किससे? ये आपका जा हलंत प्लस या से। ठीक है। और स्रा किससे मिलकर बना हुआ है? स्र हलंत प्लस रा से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। आइए और देखते हैं भी अब ऊष्र व्यंजन। देखिए ऊष्र व्यंजन का है, तो ऊष्र व्यंजन भी आपके चार ही होते हैं। ठीक है, ऊष्र व्यंजन भी चार ही होते हैं। तो ये आपके ठीक है, ये आपके चार जो हैं ऊष्र व्यंजन हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं अब उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? तो दो होते हैं। क्या? उच्छिप्त व्यंजन, जैसे डा वाले पे नुक्ता लगा दिया जाए, ढा पे नुक्ता, ये जो नीचे बिंदी है इसे नुक्ता। तो ये आपके दो क्या हैं? उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है। और अनुनासिक व्यंजन आपके कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन आपके 5 हैं। कौन कौन से? अंगा है, ठीक है, इया है, और क्या है भी? अड़ा है, माँ है और ना है। ठीक है, तो ये आपके अनुनासिक व्यंजन हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला शब्द है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो बताइए भाई, करें आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है भाई? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरानियों का। ठीक है, ईरानियों का। अब देखिए आपको 71 से लेकर 75 तक इसी गद्यांश को पढ़ना है और इसी को आपको जवाब देना है। तो जल्दी से हम इसको पढ़ देते हैं और इसका आंसर आपको हम बता देंगे, तो आप फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं।
कहें कि अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। सही बात है भाई, अध्यापक सिर्फ संपूर्ण विकास नहीं कर, उनके क्या माता पिता की भी करना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, तो उसको सफलता तब मिलती है जब समाज में उसकी सहायता करे, मतलब समाज करे, उसके माता पिता करे, घर वाले करे। जिससे प्रदेश में कला मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, विषमता पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहित दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करे। ठीक है, अगर जब ऐसे ही रहेगा तो अध्यापक क्या करेगा भाई। चलिए, कह रहे कि जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, पिता मद्यप और माता स्वैरणी हो, माँ बाप में मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटेपन से ही अश्लीलता और अभद्रता से पले हों, सौंदर्य को जल्दी समझ नहीं पाते, फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता। ठीक है, बैठा नहीं रह सकता, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है। ठीक है, तो भाई अध्यापक तो कहीं से भी बच्चा आया, कितना भी बुरा हो, किसको उसको सामान्य तरह से वो शिक्षा देता है, तो अध्यापक बैठा नहीं रहता, वो जरूर पढ़ाता है, सब चाहे अच्छे बच्चे हो या बुरे बच्चे हो। ठीक है, चलिए आप इसी पे आपको पैसेज करना है, जल्दी से क्या बता देते हैं। करें कि बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है भाई, किसका दायित्व है, तो माता पिता का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर माता पिता ही खराब हैं तो उनके बच्चे भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम रेयर केस में भाई बच्चे माता पिता अच्छे नहीं, उनको पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे खराब हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। करें उपरोक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है, बताइए किसको कर्तव्य को मुख्य माना गया है। चलिए बताइए, किसको करें, समाज को, राज्य को, अध्यापक को, बालक को, तो भैया समाज को। ठीक है, चलिए कह रहे कि स्ववर्णी का क्या अर्थ है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3 बी नंबर हो गया व्यभिचारिणी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहे तिरस्कार सूचक अव्यय है, तो अव्यय आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन पे लिंग, पुरुष और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए बताइए, आ, अरे, छी, उप, बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छी। आइए एक आखिरी प्रश्न है, कह रहे कि विदुषी का पुल्लिंग रूप होगा, विदुषी का आपको पुल्लिंग रूप होगा। चलिए बताइए, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका टोटल कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिस सेट। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए रेडियो ऑपरेटर के भी लिए आप क्लास ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी उसमें भी आनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।